हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 8 टू 6 टू 8 के लिए सी टेट और यूपी टेट के पेपर को देखेंगे। ये यूपी टेट का पेपर है 2019 का। तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम सीडीपी को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षण से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो ऑप्शन ए सूझ, बी भग्नाशा या फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और निगेटिव मेंटल सेट। कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? तो सूझ जो है वो समस्या, इनसाइट ये समस्या बाधा में बाधक नहीं है। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और निगेटिव मेंटल सेट ये समस्या बाधक में साधक है। जैसे हम इसकी व्याख्या देखेंगे, दुश्चिंता, एंजाइटी, भग्नाशा, फ्रस्ट्रेशन, नकारात्मक मानसिक वृद्धि, निगेटिव मेंटल सेट, तनाव, टेंशन, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट आदि समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि सूझ में अंतर्दृष्टि समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो उद्दीपक, मेमोरी, एम्यूजमेंट एंड अटेंशन। कौन सा संवेग है? संवेग है आमोद, एम्यूजमेंट। मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग होते हैं। 14 प्रकार के कौन है? वही जो 9 रस होते हैं और भी उसके अलावा है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्मसम्मान, एकीपन, भूख, अधिकार, प्रतिभाव और आमोद। तो ये आमोद हमारा क्या है? संवेग है। संवेग मीन्स इमोशंस है। नेक्स्ट है कि हु इज बेसिकली लिंक्ड विथ FIACS। FICS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? फ्लेंडर, ये कनेक्टेड है। फ्लेंडर, FICS क्या है? तो फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। FIACS का मतलब क्या है? फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। नेड ए फ्लेंडर से संबंधित है, जिन्होंने सन 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं के निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कौशल के सही नहीं है? प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। ए प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, बी प्रश्नों को प्रोत्साहन देना और सी हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना या फिर सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, ये प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। प्रश्न कौशल के उचित तरीके कुछ इस प्रकार से होने चाहिए, जैसे प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना। अतः हाँ और न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना कौशल के उचित तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापक की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो प्रक्षेपी तकनीकी कौन सा है व्यक्तित्व मापक की? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। देखेंगे व्याख्या की व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण आते हैं, जैसे शब्द साहचर्य परीक्षण और रोडसा मर्सी
लक्ष्य परीक्षण। रोषामर्शी क्या है? लक्ष्य परीक्षण है। अन्यमर्शी परीक्षण लक्ष्य परीक्षण है। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये सभी क्या है? तो ये सभी प्रक्षेपीय तकनीकी के अंतर्गत परीक्षण आते हैं। अवलोकन, साक्षात्कार तथा जीवन इतिहास आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत तथा निर्धारण, मापनी, परिसूची या प्रश्नावली परिस्थिति परीक्षण व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच एन इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्भव कहते हैं, इनकॉप्शन कहते हैं। सूचनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे उद्भवन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भव काल में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार जमा नहीं होता है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। क्या होना चाहिए? ध्वनि ग्राम, फोनेम। ऑप्शन नंबर सी, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इसे स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता है, किंतु वे अर्थवेदक होते हैं, जैसे क, प, न आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के निम्न में से किस प्रकार द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? सृजनात्मक चिंतन को तो इसे कौन बता सकता है? इसे सही उत्तर बता करके। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? और इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ये सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित करेगा। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हुए प्रश्न को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टेस्टिंग इज। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन है, वास्तविक शिक्षण है, अवश्रेणीय शिक्षण है या प्रभावशाली शिक्षण है? तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन टीचिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी क्या दिया है? सी दिया है अवश्रेणीय शिक्षण है। क्या है? अवश्रेणीय शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीय शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में चलते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण, पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो पाठ्य योजना, पाठ प्रस्तुति, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रतिपुष्टि, ये तीन ही 2 बार रिपीट है, पुनः पुनः करके आता है। इन 6 चरणों में न तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और न ही इनको आगे पीछे किया जा सकता है, इसीलिए इसे अवश्रेणीय शिक्षण कहा जाता है। मैच द लिस्ट ए एंड बी। ए से बी को मिलान करना है। तो हल का सिद्धांत कौन सा है? मैकडूगल का, फ्रायड का, मैस्लो का सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हल जो है वो प्ररोध अवलोकन का सिद्धांत बताते हैं। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत और मैस्लो आवश्यकता सिद्धांत को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अभ्यास का सिद्धांत, बी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सी सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत एंड डी पुनर्वलन का सिद्धांत। तो अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत कौन इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत होते हैं।
जो निम्नलिखित है लघु पदीय सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, पुनर्गमन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत, जबकि अभ्यास का सिद्धांत थॉर्डनाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है कौन? थॉर्डनाइक के अधिगम के सिद्धांत से अभ्यास का सिद्धांत संबंधित है। इसके अलावा अनुक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत है: लघुपदीय, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत और छात्र परीक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें क्रिया प्रसूत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा अंतर्नोद, अभिप्रेरक और उद्दीपक ये तीनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। आर एन गेने के अधिगम के सोपानिकी के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। कुछ इस प्रकार से कौन कौन से? तो संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, अच्छा ऊपर से नीचे की तरफ है तो सबसे नीचे रखा है संकेत को, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। अतः गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? तो यह आवाज में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन के उदाहरण है। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपक परिवर्तन कौशल कहते हैं। उद्दीपक परिवर्तन कौशल के घटक निम्न होते हैं: यथोचित शरीर का संचालन, हाव भाव भंगिमा का प्रयोग, भाव का केंद्रीकरण, स्वरों में उतार चढ़ाव, मौन, शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व पुनर्बलन नहीं है। Reinforcement is not element of communication process। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है तथा इसके माध्यम से अभिव्यक्तियों, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के घटक निम्न है: प्रेषक, संदेश, ग्राही। कोई प्रेषक होगा, प्रेषक संदेश भेजेगा, ग्राही उसे लेगा, माध्यम के द्वारा भेजेगा, अंतःक्रिया और प्रतिपुष्टि ये सभी संप्रेषण की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन इज मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो व्यक्तिक अनुदेशन। ये मंदित मना में मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे शिक्षा तथा प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके दैनिक जीवन में आने वाले व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए। इन सब के लिए व्यक्तिगत अनुदेशन की आवश्यकता होती है जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षित तथा प्रशिक्षित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं विकास को हम माप नहीं सकते हैं, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को हम उसके अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता से तात्पर्य व्यक्ति के उस रुझान, रुचि या योग्यता से होता है जो किसी विशिष्ट कार्य, पाठ्यक्रम या व्यवसाय की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। फ्रीमैन के अनुसार अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं के समूह का द्योतक है जो किसी विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगठित प्रक्रियाओं के समूह को अर्जित करने की व्यक्ति की योग्यता की सूचक होती है, जैसे भाषा बोलने, संगीतकार बनने, यांत्रिक कार्य करने आदि की योग्यता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण का प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है? तो ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज से मैच करती है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था छायात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है। बालक चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी विकसित हो जाती है। इसी प्रकार पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रायड। फ्रायड ये व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसके अलावा कैटल, एल्पोर्ट, आइसेंक ये तीनों व्यक्तित्व गुण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मक के तत्वों से संबंध नहीं रखता है? तो सृजनात्मक से कौन नहीं रखता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रवाह, विविधता, मौलिक और विस्तारण ये संबंध नहीं रखता है। इसके अलावा प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता, बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, प्रवाह, व्यवहारिक, मौलिकता, विस्तारण ये सभी संबंध रखते हैं सृजनात्मक से, लेकिन ये क्रम नहीं रखता है। सृजनात्मक वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्वक समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचकर विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। सृजनात्मक तत्व निम्न है: प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो ये सही पूछा था तो सही ये हो जाएगा, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसे फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा ओपिडस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। जबकि इसी अवस्था की कोई लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से लगाव रखती है तो इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? तो सीखने में शामिल नहीं है तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है। इसके अलावा सदृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, मल्टीपल रिस्पांस, बहु प्रतिक्रिया का नियम और पार्शियल एक्टिविटी आंशिक क्रिया का नियम ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन ये 4th नंबर लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन ये संबंधित नहीं है। थॉर्नडाइक ने कुल गौण 5 नियम दिए हैं: बहु अनुक्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता नियम, आंशिक क्रिया नियम, मनोवृत्ति का नियम और साहचर्य रूपांतरण नियम। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव में सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो यह ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा परीक्षण का उपयोग प्राणी द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तब इसे सीखने ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखने समय उसे पूर्व अनुभव का सहायक होना। संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है? तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फिया है।
डिफेसिया दो शब्दों से डिस और फासिया से मिलकर के बना है। शाब्दिक अर्थ क्रमशः अक्षमता एवं वाक होते हैं। इस प्रकार के डिफेसिया शाब्दिक अर्थ वाक अक्षमता है। यह एक भाषा में वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? तो व्याख्यान देना ये प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, सहभागी और सामूहिक परीक्षण चाहिए। शिक्षण प्रजातांत्रिक है। शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं, प्रभुत्व और प्रजातांत्रिक। प्रभुत्व में व्याख्यान, प्रदर्शन, व्यक्तिगत अनुवर्ग और अभिक्रमित अनुदेशन ये होता है, जबकि प्रजातांत्रिक शिक्षण में विधि के अंतर्गत निम्न शिक्षण विधियां आती हैं, जैसे प्रश्नोत्तर, सामूहिक परिचर्चा, अन्वेषण, प्रोजेक्ट और ऐतिहासिक खोज, ये सभी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ज्ञान संबंधित नहीं है। इसके अलावा व्यवस्थापन, अनुक्रिया और आग्रह संबंधित है। तो व्याख्या देखेंगे, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से निम्न स्तर संबंधित है: अग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, व्यवस्थापन, स्वाभाविकरण। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर और अवबोध स्तर। कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ये शिक्षण का स्तर नहीं है। अभिप्रेरणा स्तर इस शिक्षण का स्तर नहीं है। इसके अलावा स्मृति, अवबोध और चिंतन परावर्ती ये शिक्षण के स्तर है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति क्या कहलाती है? तो बीच की संगति कहलाती है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगति थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच एक प्रकार के बंधन अथवा संबंध बन जाते हैं, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन कहते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगति सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रगति सिद्धांत पर आधारित है समस्या समाधान। समस्या समाधान विधि, मानसिक उद्वेलन विधि, खेल विधि आदि प्रगति सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण विधियां हैं, क्योंकि प्रगति शिक्षण विधियों में बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है, जो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा CDP टोटल 30 क्वेश्चन यूपी टेट 2019 का विश्लेषण था। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पार्ट 2, लैंग्वेज 1 हिंदी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।